जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का वॉइस की क्लास नंबर 4th में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मॉडल्स एंड वॉइस और टेंस एंड वॉइस का नेगेटिव वाला पार्ट, है ना, कि किसी सेंटेंस का अगर नेगेटिव का पैसिव वॉइस बनाना हो तो वो कैसे बनेगा। तो हमारी बातचीत यहाँ तक पहुंच चुकी थी। आज हमें पढ़ना है वर्ब एंड वॉइस। क्या पढ़ेंगे? वर्ब एंड वॉइस। वर्ब में भी कौन सी वर्ब पढ़ेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, फिर हम ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बात करेंगे। तो वर्ब के क्लासिफिकेशन से आगे बढ़ते हैं। वर्ब हमारे पास दो तरीके की होती है। पहली होती है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी होती है हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना। दोनों ही हमारे फाइनाइट वर्ब के पार्ट होते हैं, हमने वर्ब टॉपिक में पढ़ा था। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट का ही सब्जेक्ट बना रहे हैं, यानी अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तभी उसका पैसिव वॉइस पॉसिबल होगा, है ना। और अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो उसका पैसिव वॉइस भी नहीं बनेगा। यानी इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है। आया समझ में? अब ट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास दो तरीके की होती है। पहली होती है मोनोट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी होती है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। ये जो अंडरलाइन आ रहा है मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं। हट गया, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास दो तरह की होती मोनो ट्रांजिटिव वर्ब और डाई ट्रांजिटिव वर्ब। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है हमने पढ़ा था, वो वर्ब जो अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लेती है उसे मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जो अपने बाद में दो ऑब्जेक्ट लेती है ना। यह ले सकती है, एक भी लग सकता है, दो भी लग सकता है ना। तो उसे हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब मोनो ट्रांजिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट होता है तो उसका एक पैसिव वॉइस पॉसिबल होगा, और डाई ट्रांजिटिव वर्ब में दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसके दो पैसिव वॉइस पॉसिबल होंगे, है ना। एक ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक ये ऑब्जेक्ट हो गया। एक बार हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं, एक बार हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं। यानी डाई ट्रांजिटिव वर्ब के दो पैसिव वॉइस पॉसिबल होते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूँ। आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूँ। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, हिम हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या बनेगा इसका पैसिव वॉइस? अब हमें आता है, तो ही इज टॉट बाई मी, ही इज टॉट बाई मी। तो ये बन गया इसके पास इसका पैसिव वॉइस, है ना। अब हमने देखा ये हमारे पास कौन सा वर्ब है, ये यहाँ पे कौन सा वर्ब है। इसने अपने बाद में कितना ऑब्जेक्ट लिया है? एक ऑब्जेक्ट लिया है। जब सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट है तो उसका एक ही पैसिव वॉइस पॉसिबल होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं आई टीच इंग्लिश, तो इसका क्या बनाऊंगा मैं? इंग्लिश इज टॉट बाई मी। क्योंकि इस वर्ब टीच के बाद में हमारे पास सिर्फ एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। जब सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसका एक ही पैसिव वॉइस पॉसिबल होगा। तो वो कौन से सेंटेंस होते हैं जिनका दो दो पैसिव वॉइस पॉसिबल होता है? चलिए देखते हैं। इस पे आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर सेकंड पे। आई टीच इंग्लिश टू हिम, मैं उसे इंग्लिश पढ़ाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास टीच वर्ब हो गया, इंग्लिश हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया, और हिम हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो गया। आई टीच इंग्लिश टू हिम, है ना, मैं उसे इंग्लिश पढ़ाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास दो वर्ब हैं, सॉरी, हाँ, यहाँ पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो वर्ड का आंसर देता है। ये सारी बातें हम वर्ब के क्लास में पढ़ चुके हैं। आई टीच वॉट, वर्ड का आंसर देने वाला कौन है? इंग्लिश, कि मैं क्या पढ़ाता हूँ? इंग्लिश। जो वर्ड का आंसर देता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आई टीच हुम, मैं किसे पढ़ाता हूँ? तो हिम को पढ़ाता हूँ। जो हुम का आंसर देता है वो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं तो इसका दो पैसिव वॉइस पॉसिबल होगा। एक बार हम इसको सब्जेक्ट बना देंगे, दूसरी बार हम इसको सब्जेक्ट बना देंगे। तो चलिए देखते हैं। एक बार हमने इंग्लिश को बनाया तो इंग्लिश इज टॉट टू हिम बाय मी, ये बन जाएगा इसका पैसिव वॉइस।
अब हम हिम का बनाते हैं, तो हिम क्या है हमारे पास, प्रोनाउन, इसका क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्टिव केस बनाना पड़ेगा। तो क्या बन गया, ही इज टॉट इंग्लिश बाय मी, उसे इंग्लिश पढ़ाया जाता है मेरे द्वारा। तो उम्मीद करता हूं आपको इस सेंटेंस में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि अब हम इसका पैसिव वॉइस करना सीख गए हैं, है ना। हमने पिछली क्लासेस में बेसिक बेसिक एग्जाम्पल लिए हैं, है ना, बेसिक बेसिक एग्जाम्पल लिए हैं। जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप देखोगे कि आप बड़े बड़े क्वेश्चन भी सोल्व कर पा रहे हो, है ना। बेस मजबूत होना जरूरी है, इसलिए हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, ही लेंट मी सम मनी, है ना, उसने मुझे कुछ पैसे उधार दिए। तो ही लेंट वट, उसने क्या उधार दिया, तो सम मनी, कुछ पैसे उसने उधार दिए। वॉट का आंसर देने वाला, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मी क्या है, हुम का आंसर दे रहा है। ही लेंट, उसने पैसे किसे उधार दिए, हुम, तो मी, मुझे उधार दिए, तो हुम का आंसर देने वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। एक बार हम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं, दूसरी बार हम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं, है ना। तो चलो एक बार सम मनी को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सम मनी वाज लेंट टू मी बाय हिम, कुछ पैसे उधार दिए गए उसके द्वारा मुझे। हाँ, कुछ पैसे उधार मिले मुझे उसके द्वारा, है ना। एक पैसिव वॉइस बनाएंगे हम, मी को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। आई वाज लेंट सम मनी बाय हिम, मुझे कुछ पैसे उधार मिले उसके द्वारा, है ना, या उसके द्वारा मुझे कुछ पैसे उधार मिले या दिए गए। तो ये बन जाते हैं इसके पैसिव वॉइस। एक बार इसका बना सकते हैं, एक बार इसका बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। नोट पॉइंट में एक बढ़िया सी बात है, वो जरा समझ लेना। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। यानी एग्जाम में अगर आपके पास ये सेंटेंस दिया गया है और ऑप्शन में ये भी आया है, ये भी आया है, तो पैसिव वॉइस आप कौन सा प्रेफर करोगे। देखो सही तो दोनों है हमारे पास, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाकर जो आपने पैसिव वॉइस बनाया ना, उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा, आपका हुम वाला, है ना। हुम वाले को आप क्या बना दोगे, हुम वालों को आप, वाले को आप सब्जेक्ट बना दोगे, उसका पैसिव वॉइस बना दोगे, वो क्या रहेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, है ना। और अगर दोनों में से कोई सा एक आया है ऑप्शन में, है ना, चार ऑप्शन है उसमें से ये दोनों नहीं आ रहे, कोई एक सा आ रहा है, तो वो तो ठीक है ना। अगर ये दोनों ही आ जाते हैं तो प्रायोरिटी किसे दोगे, तो प्रायोरिटी दोगे जो हुम वाला है। आए समझ में, ये है, तीन लगा देता हूं इस पे, एक टिक लगा देता हूं, है ना। इसको प्रायोरिटी आप ज्यादा दोगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे वर्ब एंड वॉइस का स्टेटिव वर्ब वाला पार्ट। वर्ब एंड वॉइस का स्टेटिव वर्ब वाला पार्ट, चलिए समझते हैं कैसे। यहां पर लिखते हैं, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। मैंने आपसे कहा कि इसका पैसिव वॉइस बनाइए, तो आपने क्या बनाया, ही इज नोन बाई मी। आपने ये बनाया, आपने रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बनाया, लेकिन एक छोटा सा मिस्टेक यहाँ पे ये हो गया है। नॉन एक स्टेटिव वर्ब है जो कि अपने साथ में एक फिक्स प्रेपोजिशन लेती है जब इसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है। ही इज नोन टू मी, ही इज नोन टू मी, वह जाना जाता है, मतलब मैं उसे जानता हूं, है ना। जब नो की बात होती है, जैसे मान के चलो आई नो हिम, है ना, इसका पैसिव वॉइस हमने क्या बनाया, ही इज नोन टू मी, है ना। रूल के अकॉर्डिंग तो हमें यहाँ पे बाई लगाना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पे टू क्यों लगाया, हमने यहाँ पे टू क्यों लगाया। तो मैं आपको बता दूं, स्टेटिव वर्ब बहुत सारी ऐसी होती है जिनके साथ में प्रेपोजिशन फिक्स होते हैं, वो बाई प्रेपोजिशन छोड़ के दूसरे प्रेपोजिशन लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे सरप्राइज्ड के साथ में बाई की जगह एट आया है, आए समझ में। तो ये आपको थोड़े बहुत कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटिव वर्ब है जो कि मैं आपको भी याद करवा देता हूं कि इस वर्ब के साथ में ये प्रेपोजिशन फिक्स आ जाता है ना। ही इज नोन टू मी आएगा, है ना। यहाँ पे वही वाला केस आ रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा तो किसी के द्वारा वाला सेंस नहीं दिया जाएगा। बाई का मतलब होता है किसी के द्वारा, कोई एक्शन वाला सेंस नहीं दिया जाएगा, है ना। यहाँ पे किसी की स्टेट की बात हो रही है, तो वही वाली बात है। यहाँ पे बाई किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि कोई एक्शन किसी के द्वारा किया जा रहा है। सिंपल सी भाषा ये है, सिंपल सी बात ये है। स्टेटिव वर्ब है ना, वो अपने बाद में प्रेपोजिशन फिक्स लेती है। नॉन के साथ में जैसे टू आता है, सरप्राइज्ड के साथ में एट आता है ना। देख लो इसे बढ़िया से, द न्यूज सरप्राइज्ड अस, है ना, हम सारे सरप्राइज हुए न्यूज पे, या न्यूज ने हम सबको सरप्राइज कर दिया।
वी वर सरप्राइज्ड एट द न्यूज, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, रूल के अकॉर्डिंग तो बाई आना चाहिए था, लेकिन सरप्राइज किसी की स्टेट को दिखा रहा है कि उसने उनकी स्टेट को बदल दिया, सरप्राइज कर दिया। तो यहाँ पे एट प्रेपोजिशन फिक्स है सरप्राइज्ड वर्ब के साथ में, है ना। तो ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, उसने स्टेट में बदल दिया एक्शन को, ये कर दिया वो कर दिया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सिंपल सी बात है, स्टेटिव वर्ब है, पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बाई की जगह वो अपने साथ में कुछ प्रेपोजिशन फिक्स लेते हैं, बाई की जगह वो अपने साथ कुछ प्रेपोजिशन फिक्स लेते हैं। उनकी जरा सी लिस्ट देख लेते हैं हम, कौन कौन सी लिस्ट है वो। नॉन के साथ में टू, नॉन के साथ में टू, सरप्राइज्ड के साथ एट, अमेज्ड का मतलब अमेज्ड के साथ एट, एस्टोनिश्ड वही आश्चर्यचकित वाला, स्टार्टल मतलब चौंकना, है ना, चौंकना थोड़े डर के सेंस में कि आप किसी चीज को देखा आप वो चौंक गए डर के सेंस में, ठीक है। वेक्स्ड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड एट, है ना, किसी चीज पे परप्लेक्सिटी। एनॉयड विद समवन, जब आप किसी व्यक्ति से परेशान होते हैं तो एनॉयड विद यूज करते हैं। एनॉयड एट, जब आप किसी चीज पे परेशान होते हैं तो एनॉयड एट समथिंग। कंटेंड इन, टायर्ड ऑफ, किसी चीज से थक गया, ऐसा ऐसा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, यू एनॉयड मी, आई वाज एनॉयड बाई यू होना चाहिए था, लेकिन एनॉयड के साथ में क्या है, विद है, और किसी पर्सन के साथ है तो विद आया है ना। यहाँ पे किसी पर्सन के द्वारा वो हुआ है ना, किसी पर्सन की वजह से हुआ है, एनॉयड विद समवन किसी व्यक्ति की वजह से, तो एनॉयड के साथ विद आया। सेकंड पे आओ, योर बिहेवियर अनॉयड मी, तुम्हारे बिहेवियर ने मुझे अनॉयड कर दिया। आई वॉज अनॉयड एट योर बिहेवियर, अब ये एक समथिंग हो गया कि मैं इस चीज पर नाराज हूं, तो अनॉयड एट समथिंग, अनॉयड एट योर बिहेवियर, है ना। तो अनॉयड के साथ में यहाँ पे फिक्स प्रेपोजिशन एट आया है ना। तो इतनी सी बात है, स्टेटिव वर्ब है, इनको आप जरा सा याद कर लीजिए। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। कुछ केस ऐसे होते हैं, कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें डबल प्रेपोजिशन का केस बनता है ना। समझना, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो अपने साथ में प्रेपोजिशन फिक्स लेते हैं, है ना। एक्टिव वॉइस में ही वो अपने साथ में प्रेपोजिशन फिक्स लेते हैं, इसमें एक्टिव वॉइस में ही वो अपने साथ में प्रेपोजिशन फिक्स लेते हैं, और वो अपने बाद में क्या लेते हैं फिर, ऑब्जेक्ट लेते हैं। दिक्कत कहाँ आती है, जब यहाँ पे डबल प्रेपोजिशन हम एक साथ लगाते हैं तो अक्सर बच्चों को लगता है कि वो सेंटेंस हमारा गलत है, डबल डबल प्रेपोजिशन एक साथ कैसे आ सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, डबल प्रेपोजिशन केस भी बन सकता है। कैसे बनता है, एग्जाम्पल से समझेंगे जरा। द द पुलिस, द पुलिस लुक्ड इनटू द केस, है ना। लुक्ड इनटू का मतलब होता है, ये फ्रेजल वर्ब है हमारे पास, वर्ब है, वर्ब अपने बाद में एक प्रेपोजिशन इनटू फिक्स लिया है ना। ये क्या बन गया, फ्रेजल वर्ब हो गया, जिसका मीनिंग होता है किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करना। द पुलिस लुक्ड इनटू द केस, केस को पुलिस ने क्या किया, इन्वेस्टिगेट किया, है ना। इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये आ गया हमारे पास, द केस वाज लुक्ड इनटू, और उसके बाद में बाय द पुलिस, किसके द्वारा लुक्ड इनटू किया गया, किसके द्वारा इन्वेस्टिगेट किया गया, तो पुलिस के द्वारा। यहाँ पे एक प्रेपोजिशन ये आ गया, दूसरा प्रेपोजिशन हमारे पास ये आ गया। तो अक्सर बच्चों को लगता है कि दो प्रेपोजिशन एक साथ आ गया तो ये गलत हो गया, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल आपका सेंटेंस सही है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ही लाफ्ड एट मी, है ना, वह मुझ पे हंसा। यहाँ पे आप देखोगे लाफ्ड के साथ में प्रेपोजिशन एट फिक्स आया, किसके ऊपर हंसा, मेरे ऊपर हंसा। पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या बनता है, आई वाज लाफ्ड एट, मुझ पर हंसा गया, आई वाज लाफ्ड एट, मुझ पर हंसा गया, किसके द्वारा, बाई हिम, उसके द्वारा हंसा गया, है ना। तो यहाँ पे डबल प्रेपोजिशन केस बनता है ना। सिंपल सी बात है, एक्टिव वॉइस में फिक्स्ड प्रेपोजिशन दिखे ना, तो पैसिव वॉइस में डबल प्रेपोजिशन का केस बनेगा। लिख लेना आप बादल बना के, एक्टिव वॉइस में फिक्स्ड प्रेपोजिशन दिया गया है तो पैसिव वॉइस में डबल प्रेपोजिशन केस बनेगा, ठीक है। और यहां पर ये रहता है, और ये स्टेटिव वर्ब के केस में, इसमें बादल बना के लिख लेना, स्टेटिव वर्ब के केस में, स्टेटिव वर्ब के केस में पैसिव वॉइस में फिक्स्ड प्रेपोजिशन रहती है स्टेटिव वर्ब के साथ में, है ना। जैसे एनॉयड के साथ एट, एनॉयड के साथ विद, अमेज्ड के साथ एट, कंटेंट के साथ इन, ठीक है। आया समझ में, चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस एंड वॉइस। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, जरा देखेंगे। अभी तक हमने पढ़ा टेंस एंड वॉइस। दूसरा हमने क्या पढ़ा, इस पेन को बदले क्या कुछ, कैसा, ब्लू ठीक रहेगा, नहीं ब्लू तो
टेंस एंड वॉइस पढ़ा हमने, वर्ब एंड वॉइस पढ़ा। तीसरा क्या पढ़ेंगे हम, मतलब तीसरा हमने पढ़ा मॉडल एंड वॉइस। अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस एंड वॉइस। क्या पढ़ेंगे, सेंटेंस एंड वॉइस। और सबसे पहला पढ़ेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं। किस टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला होता है यस नो वाला, है ना। दूसरा होता है हमारे पास डब्ल्यू एच वर्ड वाला। यस नो वाला कौन से होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और अपने बाद में सब्जेक्ट लेते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड वाले वो होते हैं जो डब्ल्यू एच वर्ड के बाद यस नो वाले होते हैं। तो ये सारी बात हम कर चुके हैं, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं, इसको हम ओपन एंडेड क्वेश्चन भी कहते हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास यस नो वाले पार्ट से। अब मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा आप फॉर्मेट याद कर लो। मैं चाहूं तो आपको कॉन्सेप्ट की डुबकी लगवा सकता हूं कि डू डज आता है ना। अभी बताऊंगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले देखना, यस नो वाले में हेल्पिंग वर्ब जब डू या डज से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो एक्टिव वॉइस में उसका फॉर्मेट कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। डू या डज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज सिलेक्ट होगा। डू डज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आएगा ही, जब भी उसका पैसिव वॉइस बनेगा। पैसिव वॉइस बनाते समय आपको स्टार्टिंग में इज एम आर लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है और बाई एजेंट का नाम लिखना है। आया समझ में। ये वही वाला केस बन रहा है आपका, ये मेन वर्ब की जगह बी प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लग रहा है। अब ये जो बी वाला पार्ट है ना, ये यहां आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला पार्ट यहां आ गया। डू या डज यहाँ पे इस सेंटेंस में सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि हमें इसे एक इंटेरोगेटिव यस नो वाला क्वेश्चन बनाना था। डू या डज का काम खत्म हो गया यहीं पे। आया समझ में। डू या डज का हमने काम यहीं पे खत्म कर दिया और बात किस में जा रही है सारी, प्रेजेंट में। डू या डज से क्वेश्चन वाला कौन सा स्टार्ट होता है, तो प्रेजेंट का स्टार्ट होता है। सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊंगा, आप इसके फॉर्मेट याद कर लो, ज्यादा कॉन्सेप्ट की डुबकी मत लगाओ। टेंस में ही कॉन्सेप्ट की डुबकी लगानी थी जो कि हम लगा चुके हैं। आया समझ में। तो डू या डज से जब सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है तो आप वहां पे इज एम आर लगाएंगे, है ना, सब्जेक्ट लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मैंने आपको बता दिया है ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, इसी को चेंज किया गया है बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में। बी की फॉर्म यहाँ पर आ गई है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे आ गई। डू या डज को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है और हेल्पिंग वर्ब रहता नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव वाले पार्ट में। इसलिए हमने डू या डज की सहायता ली, जिस तरीके से हमने नेगेटिव बनाने के लिए लिया था। एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, एक एग्जाम्पल इनफ होगा। डज ही नीड मनी, क्या है सेंटेंस, डज ही नीड मनी, है ना। तो आप क्या बना दोगे, इज मनी, इज मनी, नीड का क्या बना दिया, नीडेड बाई हिम। इज मनी नीडेड बाई हिम, बस इतनी सी बात है ना। वही वाली बात है, डज इस सेंटेंस में सिर्फ इसलिए आया है, डज इस सेंटेंस में सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि हमें इसका इंटेरोगेटिव बनाना था। ये रहा हमारे पास में मेन वर्ब, इसकी जगह क्या लगा दिया, बी प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बात किसकी चल रही है, प्रेजेंट की चल रही है क्योंकि डू या डज आया है ना। स्टार्टिंग में डू या डज क्या बताता है, बात प्रेजेंट की चल रही है। सारी बातें टेंस में आपको बताया हूँ, ठीक है। तो बी की फॉर्म आपके पास इज आ गया, है ना। अगर यहाँ पे मनी की जगह कुछ प्लूरल वो रहता ना, मनी की जगह यहाँ पे कोई प्लूरल सब्जेक्ट रहता तो हम यहाँ पे आर लगा देते। ही की जगह अगर दे रहता तो यहाँ पे डू लगा रहता। तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वर्ब की वही फॉर्म है ना। सिंगुलर प्लूरल का बस अंतर पड़ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। डू या डज से स्टार्ट हो तो इज एम आर लगा देना बस। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिड वाला पोर्शन। क्या आ जाता है, डिड वाला पोर्शन। जब आपका सेंटेंस डिड से स्टार्ट होता है ना। तो डिड सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। डिड से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ये रहा आपका पास मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा अगर पैसिव वॉइस की बातचीत करनी है तो, है ना। तो अब देखना, डिड इस सेंटेंस में सिर्फ इसलिए आया, डिड इस सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का
पॉजिटिव वाला पार्ट जब आप देखेंगे तो उसका फॉर्मेट रहता है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, है ना। इसमें कोई वर्ब नहीं रहती। नोट लगाने के लिए हम क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं, और इसका यस नो वाला पार्ट बनाने के लिए भी डिड का ही यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती, इसलिए हम यहाँ पे डिड का यूज करते हैं। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसको ही किस में कन्वर्ट करेंगे, बी प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में, तो वही इसका फॉर्मेट बन जाता है। बी की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, तो बी की वाज या वर वाली फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि ये टेंस बताने का काम करेगी। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर लगाएंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपके पास ये रहा। आया समझ में। डिड इस सेंटेंस में सिर्फ इसलिए आया क्योंकि हमें इसको यस नो का सेंटेंस बनाना था। एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं बस। डिड ही एंटरटेन यू, तो वर यू एंटरटेन्ड बाय हिम, है ना। आगे समझ में। डिड को किससे बना दिया, मतलब डिड को रिप्लेस नहीं करा, एंटरटेन को ही क्या करा, बी प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से बदल गया। ये रहा आपके पास में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। क्योंकि अब इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी आ गया तो बी की हमने वर्ब वाली फॉर्म को प्रेफर किया। वह जाता अगर यहाँ पे आई रहता या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट रहता, है ना। तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया गया। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगर सेंटेंस में हमारे पास हैज हैव हैड से स्टार्टिंग होता है, अगर सेंटेंस हमारा हैज हैव हैड से स्टार्ट होता है तो क्या रहेगा, तो इसका सिंपल है, हैज हैव हैड की जगह हैज हैव हैड ही रहेगा, है ना। और बीन प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाता है। ये रहा इसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट, ये रहा इसका पैसिव वॉइस का फॉर्मेट। एक एग्जांपल से समझना। हैज जॉन रिटन अ बुक, हैज जॉन रिटन अ बुक। मैं कह रहा हूँ अगर ग्रामर की डुबकी लगाने जाओगे ना इन सेंटेंसेस में, इनके कॉन्सेप्ट को समझना, तो टाइम निकल जाएगा, समझ तो आ जाएगा आपको, लेकिन मैं कहूंगा आप इनके बस फॉर्मेट याद कर लो, है ना। हैज जॉन रिटन अ बुक, अब ये पता है ये परफेक्ट का बन रहा है। आपके दिमाग में आ सकता है कि हैज हैव हैड को हटा दिया गया होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह हमने हैज हैव हैड प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया, फिर यहाँ पे बीन कैसे आ रहा है। डाउट बहुत सारे हैं, लेकिन ध्यान रखना परफेक्ट का पता क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस में मैं हैज ले रहा हूँ, प्लस में हैज, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। अब आप देखोगे इस सेंटेंस में पहले से हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। अब आप इसकी जगह क्या करेंगे, बी प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब करेंगे, तो फॉर्मेट क्या बनेगा आपका, सब्जेक्ट प्लस में हैज प्लस में बीन प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये वाला हैज आपके पास ये आ गया, बीन ये रहा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ये रहा, ठीक है। तो मैं चाहूंगा आप डुबकी ना मारो ज्यादा ग्रामर की, इसमें मिटा देता हूँ, दिमाग में दर्द हो जाएगा नहीं तो। चलो इसको सिंपल याद कर लो, ऐसा ऐसा आता है तो ऐसा ऐसा फॉर्मेट बनता है। हैज अ बुक बीन रिटन बाय जॉन, है ना। इसकी इसको किससे रिप्लेस कर दिया, बी प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से, है ना। और हैज तो हमारा पार्ट है ही, बुक्स होता तो हैव आ जाता, जॉन की जगह दे होता तो यहाँ पे हैव आ जाता, ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर यहाँ पर मॉडल होता, अगर यहाँ पे कोई मॉडल होता तो मॉडल की जगह यहाँ पे मॉडल आ जाता। अगर यहाँ पे मॉडल ही तो है, विल सेल भी क्या है, मॉडल है, लेकिन थोड़ा अलग से बता देता हूँ। अगर यहाँ पे विल सेल होता तो विल सेल की जगह विल सेल आ जाता बस, और बाकी का सारा मामला बिल्कुल सेम टू सेम है। आया समझ में। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। देखो मॉडल वाला लिख भी रखा है मैंने। अगर सेंटेंस में मॉडल आता है तो मॉडल को मॉडल की तरह वैसा का वैसा उतार देंगे, है ना। क्योंकि मॉडल के बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो यहाँ पे बी है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो एक्टिव वॉइस में इसका फॉर्मेट ऐसा बनेगा, पैसिव वॉइस में ऐसा फॉर्मेट बनेगा, है ना, ऐसा फॉर्मेट बनेगा। एग्जाम्पल से समझो। कैन ही कंट्रोल दिस सिचुएशन, है ना। अगर आप एक एक एग्जाम्पल भी याद कर लो तो मैं कह रहा हूँ फॉर्मेट याद करने की नौबत ही नहीं आएगी, आप बस एक एग्जाम्पल भी याद कर लो तो कैसे बनाओगे भाई, है ना। बस इतनी सी बात याद रखनी है कि जो ये है ना हमारे पास, मॉडल की जगह मॉडल उतार देना, बाकी का वैसे ही करना। कैन दिस सिचुएशन, कैन दिस सिचुएशन। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास बाहर चली गई पहले ही, है ना। तो अब हमारे पास क्या बच गया, मेन वर्ब, किससे रिप्लेस कर देंगे, बी प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से, बाई हिम। देखो फॉर्मेट का मैंने सहारा लिया क्या, नहीं, बस मेरे को बस इतनी बात ध्यान थी कि मॉडल की जगह मॉडल उतार देंगे, यहाँ पे इतनी बात याद थी हैज की जगह हैज उतार देंगे। यहाँ पे डिड वाला केस बन रहा था तो मुझे पता है डिड हम सिर्फ इसलिए लगाते हैं क्योंकि
हमें इंटेरोगेटिव बनाना पड़ता है, पैसिव वॉइस बनाते समय वाज वर्ड का यूज करना होता है। तो फॉर्मेट याद करने में जैसी वाली कोई चीज भी नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम हमारे WH वर्ड की तरफ। तो WH वर्ड का जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है वो कैसे बनता है? तो सिंपल सी बात है, WH वर्ड लगता है और हमारे यहाँ पे यस नो, यस नो का क्वेश्चन बनता है। यानी WH वर्ड आएगा, देखो यस नो वाला आपने सीख लिया ना, बस स्टार्टिंग में WH वर्ड देगा। एक्टिव वॉइस में आपको स्टार्टिंग में पैसिव वॉइस बनाते समय WH वर्ड चेप देना है, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं करना। यस नो वाला जैसा बना रहे थे ना, यस नो वाला जैसा बना रहे थे वैसे ही बना दो। इसने स्टार्टिंग में WH वर्ड लगाया, आप भी WH वर्ड लगा दो। एग्जाम्पल से समझो, वाई हैव यू ब्रोकन द मिरर, मान के चलो ये है ही नहीं, वाई हैव यू ब्रोकन द मिरर, तो आपने इसको हटा दिया, WH वर्ड तो वैसे लगा दिया एक्स्ट्रा। तो आप इसका कैसे बनाते हैं? हैज हैव का हैज है उतार दिया यहाँ पे, तो हैज आ गया। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट द मिरर, मेन वर्ब की जगह आपने क्या लगा दिया? बी प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और बाई यू लगा दिया। अब देखो WH वर्ड की जगह WH वर्ड उतार दिया, बस वही वाली बात है, सिंपल सी है ना, सिंपल ही है। WH वर्ड लगा देना बस स्टार्टिंग में, बाकी जैसा आप बना रहे हो वैसे ही। अगर यहाँ पे मॉडल होता तो मॉडल वाला, है ना, यहाँ पे डिड वाला होता तो वहां पे वाज वर्ड आ जाता, बस वही सिंपल सी बात है। एक एग्जांपल देख लो डिड वाला, व्हेन डिड सी फिनिश हर होमवर्क, WH वर्ड वाला है, इसको काट दो। काटना क्या है, ये ऐसा है ना, ऐसा का ऐसा उतार दो। अब आपके पास सिर्फ इतना सेंटेंस बच जाएगा और इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है, काटना पीटना क्या ही करना। तो कैसे करोगे? डिड सी फिनिश हर होमवर्क, डिड सी फिनिश हर होमवर्क, तो हमें पता है डिड यहाँ पे सिर्फ सेंटेंस में इसलिए आया है क्योंकि हमें इसका यस नो का पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव वाला पार्ट बनाना था, यस नो का पॉजिटिव या नेगेटिव वाला पार्ट बनाना था। आपने क्या करा? आपने क्या करा? डिड की जगह क्या लगाया? वॉज या वर लगाया। यहाँ पे हर था, यहाँ पे सेंटेंस में क्या था? हर, सिंगुलर है तो यहाँ पे हमने क्या लगाया? वॉज लगाया। हर होमवर्क, सॉरी, हर होमवर्क, होमवर्क यहाँ पे सिंगुलर है, हर तो इसका एडजेक्टिव बनेगा, आए समझ में? हर तो एडजेक्टिव बनेगा। तो हर होमवर्क क्या था? सिंगुलर था, तो यहाँ पे हमने वॉज लगाया, है ना। और यहाँ पे आ गया बी की फॉर्म, ये आ गया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाई हर, वैन की जगह वैन उतार दिया, सिंपल सी बात थी, आया समझ में? बस कितनी सी बात है WH वर्ड वाले में। अब अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना होगा तो कैसे बनाते हैं? अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? तो नेगेटिव बनाने के लिए मैं आपसे सबसे पहले पूछूंगा, एक्टिव वॉइस का नेगेटिव कैसे बनता है ना। आपको जैसे आप रिवीजन करोगे तो ऐसे रटने मत बैठना कि हाँ ऐसे ऐसे करवाए थे यहाँ नेगेटिव, बस चुपचाप ना सुनते चलो, दिमाग में बिठाते चलो, हाँ ऐसे ऐसे बनता है। कभी रटने की जरूरत नहीं है कि हाँ ऐसे बनाए थे, नेगेटिव बनाना हो तो मेन वर्ड से पहले लगाते हैं, नहीं, रटना मत बैठना, चुपचाप दिमाग में बिठाते चलो चीजों को जो मैं कह रहा हूँ। तो एक्टिव वॉइस में अगर मुझे नोट लगाना है WH वर्ड वाले में, तो मैं कहाँ लगाता हूँ? तो लगाते हैं हम मेन वर्ब से पहले। कहाँ लगाते हैं? मेन वर्ब से पहले। डिड फिनिश, ये है हमारे पास मेन वर्ब, है ना। तो मैं क्या यहाँ पे नोट लगा सकता हूँ? हाँ लगा सकता हूँ। नोट कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगा, तो क्या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड है? हाँ है। तो अब देखना, व्हेन डिड सी नॉट फिनिश हर होमवर्क, ये इसका क्या बन गया? ये इसका क्या बन गया? एक्टिव वॉइस बन गया। पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे? मेन वर्ब से पहले क्या लगा देंगे? नोट लगा देंगे। नोट कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आता, तो क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब है? हाँ, वाज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे व्हेन वाज हर होमवर्क नॉट फिनिश्ड बाय हर, यहाँ पे क्या आ जाता? नोट आ जाता। पिछला देखते हैं जरा, वाई हैव यू ब्रोकन द मिरर, मैं कह रहा हूं एक्टिव वॉइस में आपको क्या लगाना है? नोट लगाना है। तो आप कहाँ पे लगाओगे नोट, बताओ? तो नोट लगाते हैं मेन वर्ब से पहले, ये रहा हमारे पास मेन वर्ब, इससे पहले क्या लगा देंगे? नोट लगा देंगे। नोट बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता, क्या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है? हाँ है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो नोट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में हमें नोट लगाना है, कहाँ लगाते हैं? मेन वर्ब से पहले, है ना। लेकिन 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 एक बात देखना, इस सेंटेंस में अब तीन वर्ब बन रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, है ना। जब सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब आते हैं तो हेल्प एक पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाते हैं, यानी कह सकते हैं हम
वर्ब जो कंपाउंड बनता है ना, वर्ब कंपाउंड से पहले हम नोट लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारे पास, नोट लगेगा। टेंस में भी ये बात आपको बताई गई है कि जब हमारे पास वर्ब कंपाउंड बनता है तो हम नोट वर्ब कंपाउंड से पहले लगाते हैं, यानी कह सकते हैं पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद में। ये यहाँ पे आपका नोट लगेगा, आए समझ में। मेन वर्ब से पहले, तुरंत पहले मत लगा देना नोट। ये अब यहाँ पे वर्ब कंपाउंड बना रहा है क्योंकि एक हेल्पिंग वर्ब जो टेंस बताता है उसको हमने अलग कर दिया। अब ये पूरा मेन वर्ब का काम कर रहा है वर्ब कंपाउंड, इससे पहले हमने नोट लगा दिया। यस नो वाले में देख लेते हैं। यस नो वाले में अगर आपको नोट लगाना है, कहाँ लगाओगे, एक्टिव वॉइस में नोट लगाना है तो कैन ही कंट्रोल दिस सिचुएशन, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब। नोट कहाँ लगता है, मेन वर्ब से पहले, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, नोट लगा दिया। पैसिव वॉइस में नोट लगाना कहाँ लगेगा, कैन दिस सिचुएशन बी कंट्रोल्ड। अब देखना यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब दो हेल्पिंग वर्ब आ गई तो एक क्या बनाएगी, वर्ब कंपाउंड बनाएगी, हाँ कि ना। वर्ब कंपाउंड बन गया तो नोट कहाँ लगेगा, वर्ब कंपाउंड से पहले लगेगा यहाँ पे। तो कैन दिस सिचुएशन नॉट बी कंट्रोल्ड बाई हिम, इससे पहले वाले पे आ जाते हैं। चुपचाप सुनते हुए चलना बस। हैज जॉन रिटन अ बुक, तो नोट कैसे लगेगा एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में नोट कैसे लगेगा, तो मेन वर्ब से पहले लगता है। ये रहा हेल्पिंग वर्ब, ये रहा मेन वर्ब, नोट लगा देंगे मेन वर्ब से पहले, है ना। पैसिव वॉइस में नोट लगाने के लिए क्या करते हैं, मेन वर्ब से पहले नोट लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे हैज एक हेल्पिंग वर्ब, बीन एक हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारे पास एक तीसरी वर्ब जिसको हम मेन वर्ब कहते हैं, ये रहा हेल्पिंग वर्ब। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे हमारे पास, तो ये दोनों मिलकर हमारे पास वर्ब कंपाउंड बनाएंगे। जब वर्ब कंपाउंड बनाएंगे तो नोट वर्ब कंपाउंड से पहले आएगा, है ना। आया समझ में, ना कि मेन वर्ब से पहले। ये वाला हो गया। और रह रहा है क्या, हैज जॉन, हाँ, डिड ही एंटरटेन यू, डिड ही एंटरटेन यू, बताओ इसमें नोट लगाने के लिए कहाँ लगाते हैं, तो मेन वर्ब से पहले लगाया जाता है। हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, हाँ, तो क्या यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, हाँ, डिड हेल्पिंग वर्ब है, एंटरटेन मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले हमने यहाँ पे नोट लगा दिया। पैसिव वॉइस में नोट लगाने के लिए क्या करेंगे, वर यू एंटरटेन्ड बाई हिम, यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे एक मेन वर्ब, कहाँ लगेगा, तो मेन वर्ब से पहले नोट लगेगा। ये लो, बस इतनी सी बात है, इतनी आसान चीजें हैं, है ना। सारे फॉर्मेट अगर आप आराम से टेंस पढ़ोगे और उसके बाद वॉइस पढ़ोगे तो आप, मैं कह रहा हूँ मजा आ जाएगा आपको, आप बोलोगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब बताऊं मैं आपको, एक टेंस के 6 फॉर्मेट बनते हैं, ठीक है। 12 टेंस के कितने फॉर्मेट बनेंगे, 12 गुना में, बताओ कितने फॉर्मेट बनेंगे, 12 गुना में 6, 12 6 72 फॉर्मेट। क्या मैं आपको ये रटवाऊं कि 72 फॉर्मेट आप याद कर लो, हमने कितना याद करा, 12 तरीके के टेंस है ना, तो मान के चलो हमने उसमें 1 2 3 4, मुश्किल से मुश्किल हमने 7 से 8 तरीके के, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट सेम है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेम है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट सेम है, ये सारी चीजें सेम। तो मान के चलो हमने सिर्फ 8 ही फॉर्मेट याद करे हैं, और उससे आज हम ये 72 टेंस के फॉर्मेट याद करने से बचे हैं, है ना। और 72 मान के चलो ये हमारे एक्टिव पैसिव के फॉर्मेट याद करने से बचे हैं। आए समझ में, तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है आपके पास, तो आप कहीं से भी उखाड़ फेंक सकते हैं क्वेश्चन को। आया समझ में। तो अब यहाँ पे हमारे पास डब्ल्यू एच वर्ड का भी होता है समाप्त। डब्ल्यू एच वर्ड में एक स्पेशल केस आता है हमारे पास, हु का। इसका केस आता है हमारे पास हु का। जब आप प्रोनाउन चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब हम हु लगाते हैं और उसके साथ कोई प्रेपोजिशन का यूज करते हैं तो वो लास्ट में यूज करते हैं। सारी बातें हटाओ, सिंपल सी बात देखो यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पढ़ो, अभी यहाँ पे क्या लगा दो, वाल्मीकि, है ना, वाल्मीकि। तो वाल्मीकि रोड द रामायण का आप कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो आप बोलोगे द रामायण वाज रिटन बाई, द रामायण वाज रिटन बाई वाल्मीकि, द रामायण वाज रिटन बाई वाल्मीकि। आप इसका पैसिव वॉइस यही बनाओगे, है ना। हु का क्या करते हैं ना हम, बाई हुम बना देते हैं। हु ऐसा प्रोनाउन है जिसका हम ऑब्जेक्टिव केस हुम बना देते हैं।
है ना। और हमारे पास कोई दूसरा प्रोनाउन नहीं है क्वेश्चन वर्ड वाला जिसका हम ऑब्जेक्टिव केस बना दें। वॉट है तो वॉट ही है ना। विच है तो विच ही है। हु ही एक ऐसा है जो सब्जेक्ट का काम करता है, जैसे हु कॉल हिम, किसने उसे कॉल किया, तो हु यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, किसने उसे कॉल किया। तो हु का हमारा क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस बनाते हैं, जिस तरीके से हम आई का मी बना देते हैं, वी का अस बना देते हैं, सी का हर बना देते हैं। तो इसको भी पता है ये सारे प्रोनाउन की तरह ट्रीट किया जाता है, इसलिए हु रोड द रामायण को हम द रामायण वाज रिटन बाई हुम कर देते हैं। आए समझ में, द रामायण वाज रिटन बाई हुम कर देते हैं। आया समझ में, बस इतनी सी बात थी, है ना। क्योंकि हु ही हमारे पास एक ऐसा प्रोनाउन है जिसका ऑब्जेक्टिव केस पॉसिबल होता है, इसलिए हम इसे आई वी सी ही इट दे इन सब की तरह कंसीडर करते हैं, है ना। तो इसका भी सिंपल बनता है। अब देखो जितने हमारे डब्ल्यू एच वर्ड वाले थे उनका क्या, डब्ल्यू एच वर्ड स्टार्टिंग में तो स्टार्टिंग में ही लगा दो, लेकिन हु एक ऐसा प्रोनाउन है, ऐसा डब्ल्यू एच वर्ड है जो कि क्या कहते हैं, हाँ, जिसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस पॉसिबल होता है, इसलिए हम इसे आई वी सी की तरह कंसिडर करते हैं और इसका बाई हुम बना देते हैं। आए समझ में। अब प्रो लेवल वाली बात ये है ना, बाई होम तो सही है, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं कि डब्ल्यू एच वर्ड वाला स्टार्टिंग में ही आएगा, तो हम क्या करते हैं इस डब्ल्यू एच वर्ड को बाई होम कर देते हैं, क्योंकि रूल हमें तोड़ना नहीं है। उन्होंने कहा ग्रामर बनाने वालों ने, हम रूल नहीं तोड़ सकते। डब्ल्यू एच वर्ड का अगर स्टार्टिंग में है तो स्टार्टिंग में ही आएगा। तो बाई होम को मतलब ये जो बाई होम है ना, जो कोने में लगा है, इसको हम स्टार्टिंग में लगा देते हैं, बाकी का हम वैसे सेम उतार देते हैं। बाई हुम वाज द रामायण रिटन बाई, बाई हुम वाज द रामायण रिटन बाई, है ना। तो बाई हुम को हम स्टार्टिंग में ले आए। अब डब्ल्यू एच वर्ड आ गया तो इसके बाद में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है, बाई का बाई रह गया, है ना। इसका ऑब्जेक्ट कौन है, तो हुम। हाँ एक मिनट रुकना। हाँ, बाई हुम द रामायण वाज द रामायण रिटन, यहाँ पे बाई नहीं आएगा, लास्ट में दो दो बार बाई नहीं आएगा। बाई हुम वाज द रामायण रिटन, ठीक है। अब प्रोनाउन का आप एक केस पढ़ते हैं, हु हैज, हु हैज द रामायण रिटन बाई। क्या है ये, एक मिनट रुकना, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, अभी मैं आपको रिवाइज करवा के बता दूंगा। वॉज, हु वॉज द रामायण रिटन बाई, है ना। जब हम बाई हुम को हु से रिप्लेस करते हैं तो हम हु को स्टार्टिंग में लिखते हैं और बाई को लास्ट में उतार देते हैं। आया समझ में, एक बार फिर से समझाता हूं मैं आपको। हु रोड द रामायण, हु का क्या है, स्पेशल केस है। हमने अभी तक ये पढ़ा कि डब्ल्यू एच वर्ड जो है ना हमारे पास, डब्ल्यू एच वर्ड है, उसको स्टार्टिंग का स्टार्टिंग में उतार देते हैं, बाकी का हम सोल्व कर देते हैं। लेकिन हु का एक स्पेशल केस है, इसको हम ट्रीट करते हैं एज आई, एज अ वी, एज अ सी, क्योंकि इसका पोजेसिव ऑब्जेक्टिव केस पॉसिबल होता है। तो हु रोड द रामायण को हम बना देते हैं द रामायण वाज रिटन बाई हुम। लेकिन रूल तो ये कहता है, नियम तो ये कहता है कि जो डब्ल्यू एच वर्ड है उसका पैसिव वॉइस बनाते समय उसको स्टार्टिंग में ही रखना है। तो हम बाई होम को क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ले आते हैं। अब बाई होम स्टार्टिंग में आ गया तो ये डब्ल्यू एच वर्ड है, डब्ल्यू एच वर्ड है तो अपने बाद में हेल्पिंग वर्ब लेगा, सब्जेक्ट लेगा और उसके बाद में मेन वर्ब लेगा। तो वही वाला फॉर्मेट यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ये भी हमारा फॉर्मेट बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हमें इस सेंटेंस को हु से बनाना है तो हु वाज द रामायण रिटन बाई हमें ऐसे करना पड़ेगा। हु जो है अपने साथ में बाई नहीं लेता, वो लास्ट में लगाता है सेंटेंस की। ये बात हम प्रोनाउन में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, इसको आप बढ़िया से याद कर लें। क्या याद करना है, क्या याद करना है, ऐसा क्वेश्चन है, इसके दो पैसिव वॉइस पॉसिबल होते हैं, ये वाले और ये वाले। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इस वाले को देते हैं और इससे कम प्रायोरिटी इसको देते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, है ना। ये तो समझाने के लिए मैंने इसका वो करा है, क्यों इसको एक एज अ पर्सन ट्रीट किया जाता, वाल्मीकि रोट द रामायण, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ रोट वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस, और इसमें मैं कहूँगा आप बस एग्जाम्पल याद कर लेना, नहीं आप पार हो जाएगी, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें ऑर्डर, सजेशन, रिक्वेस्ट को दिखाया जाता है या कमांड को, है ना। जैसे मार्च फॉरवर्ड,
आगे बढ़ो, तो एक कमांडो क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास का एक पानी ले आइए। सजेशन, यू शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, सजेशन है ना। तो ये जितने विषय हैं, एक मिनट रुकना, इंपेरेटिव सेंटेंस बनाते हैं, है ना। तो मार्च फॉरवर्ड, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, डोंट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ये सारे आपके क्या हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये हमेशा स्टार्ट होते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से। इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, डू इट एट वंस, एक बार में करो इसे, ऑर्डर हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है, सजेशन हो सकता है। सेव माई लाइफ प्लीज, प्लीज मेरी लाइफ बचा लीजिए, रिक्वेस्ट है। लेट हिम गो आउटसाइड, उसे बाहर जाने दो, है ना। लेट हिम गो आउटसाइड, उसे बाहर जाने दो। ध्यान रखना, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या शो करते हैं, ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस शो करते हैं, है ना। रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन को शो करते हैं, हमेशा स्टार्टिंग होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ठीक है, डू इट एट वंस, सेव माई लाइफ प्लीज, लेट हिम गो आउटसाइड। लेट हमारे पास एक वर्ब है, लेट हमारे पास क्या है, वर्ब होता है, जिसका मीनिंग होता है अलो करना, और बढ़िया से लिखो तो टू अलो, किसी को कोई काम करने के लिए परमिशन देना, अनुमति देना। लेट हिम गो आउटसाइड, लेट मी गो देयर, मुझे वहां जाने दो, है ना। तो यहाँ पे अलो की बात होती है, कि यहाँ पे अनुमति की बात होती है। लेट की तीनों फॉर्म ऑफ वर्ब सेम होती है, लेट, लेट, लेट। अब मैं आपसे पूछूंगा, बताओ लेट की जब तीनों फॉर्म सेम होती है तो ये कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो आप बोलोगे ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है और किससे स्टार्ट होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से। एक डाउट आ सकता है, सर इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका। तो ध्यान रखना, इंपेरेटिव सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हमारे पास यू होता है, जो कि अंडरस्टूड होता है। मान के चलो आपके सामने कोई पर्सन बैठा है, आप उसे बोलोगे डू इट एट वंस, एक बार में करो इसे, है ना। तो अंडरस्टूड है बात कि आप सामने वाले यू को ही बोल रहे हो, यू डू इट एट वंस, तुम इसे एक बार में करो। यू सेव माई लाइफ प्लीज, सामने कोई व्यक्ति है उसको ही आप बोल रहे हो, तो ये हमारे पास एक हिडन सब्जेक्ट होता है यू। लेट हिम गो आउटसाइड, है ना। अब आप ऐसे चुपचाप खाली कमरे में बैठ के तो बोलोगे नहीं लेट हिम गो आउटसाइड, उसे बाहर जाने दो। आपके सामने कोई पर्सन तो होगा जिसको आप बोलोगे कि यू, तुम लेट हिम गो आउटसाइड, उसे अनुमति दे दो बाहर जाने की, है ना। तो इन सेंटेंसेस में हमारे पास यू जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड होता है। आप भी अंडरस्टूड हो जाओ, लेट की तीनों फॉर्म सेम होती है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, यहाँ पे लेट हिम गो आउटसाइड। और इन तीनों सेंटेंसेस में या इंपेरेटिव सेंटेंस के हर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो हमारे पास यू रहता है, जो कि हिडन रहता है, अंडरस्टूड होता है। ठीक है, एक बार हम देखेंगे कि ऑर्डर का कैसे बनाया जाता है, पैसिव वॉइस, रिक्वेस्ट का कैसे बनाया जाता है, और सजेशन का कैसे बनाया जाता है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप चीजों को बहुत ज्यादा आसान पाओगे, देखना पक्की बात। एक्टिव वॉइस वही वाला फॉर्मेट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्या बना दिया, ये ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव वॉइस इसका दो तरीके से बन सकता है ना। ऑर्डर की बात है तो अलो की बात हो सकती है, लेट सब्जेक्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यू आर ऑर्डर टू, है ना। ऑर्डर की बात हो रही है तो इसको ऐसे ही बनाया जाता है, यू आर ऑर्डर टू, और एक्टिव वॉइस वाला पूरा सेंटेंस उतार देना, जैसे कि शट द डोर। अगर बात यहाँ पे ऑर्डर की हो रही है जो कि आपको नहीं पता है, देखो इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, सर हमें पता नहीं लग रहा है, ये सजेशन की बात हो रही है, क्या पता हवा चल रही हो, बच्चा पढ़ रहा हो, और मम्मी कहे कि शट द डोर, कि दरवाजा बंद कर दो, अच्छे से पढ़ाई कर लो, क्या पता ये एक सजेशन हो सकता है। क्या पता आपका छोटा भाई पढ़ाई कर रहा हो और उसने कहा कि जाते समय भाई बाहर शट द डोर, दरवाजा बंद कर देना, क्या पता एक रिक्वेस्ट हो सकती है, शट द डोर, है ना। क्या पता आपका बड़ा भाई आपको ऑर्डर दे कि दरवाजे को बंद कर दे, आवाज आ रही है मैं पढ़ रहा हूँ। तो इस सेंटेंस को पढ़ के आपको कहीं से भी पता नहीं लग रहा कि ये ऑर्डर की बात कर रहा है, एडवाइस की बात कर रहा है, या रिक्वेस्ट की बात कर रहा है। लेकिन जब आप ऑप्शन पढ़ोगे ना तो आप एग्जामिनर की टोन समझ जाओगे कि वो इस सेंटेंस को किस टोन में पूछना चाह रहा है, क्या वो ऑर्डर की सेंस में पूछना चाह रहा है, क्या वो रिक्वेस्ट की सेंस में पूछना चाह रहा है, या फिर वो एडवाइस की सेंस में पूछना चाह रहा है। तो उसकी टेंशन मत लेना, हमने यहाँ पे अभी कंसिडर किया है कि हमारा जो गिवन सेंटेंस है इसको हम ऑर्डर की सेंस में लेके चल रहे हैं। तो ऑर्डर वाले सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, तो लेट द डोर बी शट, है ना। लेट द डोर बी शट, कि दरवाजे को बंद होने दो, कि दरवाजे को बंद कर दो। पैसिव वॉइस एक और बनता है, यू आर ऑर्डर, तुम्हें अनुमति दी गई है टू शट द डोर। एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस एज इट इज उतार देना है। आया समझ में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ऑर्डर का।
है ना। वही वाली बात है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर में फॉर्मेट आपका बिल्कुल सेम है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना। वही वाली बात है आपकी, पता नहीं चल रहा है, क्या पता पिताजी कह रहे हो बच्चा खाना खा रहा है, सजेशन दे रहे हो कि पानी की एक गिलास ले आओ, है ना। क्या पता बड़ा भाई छोटे भाई को ऑर्डर दे रहा हो कि पानी की एक गिलास ले आ। क्या पता छोटा भाई बड़े भाई से रिक्वेस्ट कर रहा हो पानी की गिलास ले आ भाई। तो पता नहीं चल रहा, लेकिन हम इसे ऑर्डर वाला सेंटेंस कंसिडर करके चल रहे हैं, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा। तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रोट, बी ब्रोट, बी प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इतना लिख के एक्टिव वॉइस वाला फॉर्मेट कंप्लीट उतार देना है ना। मैं आपको कहूंगा ये फॉर्मेट याद करने से बढ़िया आप एक एग्जांपल याद रख लो, ब्रिंग वाला या फिर सर्ट वाला, तो आपका ऑर्डर वाला क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से एडवाइस या सजेशन की जब बात होगी, जब बात एडवाइस या सजेशन की होगी, तो हेल्प द नीडी पीपल, हेल्प द नीडी पीपल, इस सेंटेंस को तो चलो पढ़ के लग रहा है कि हाँ भाई एडवाइस सजेशन की बात हो रही है, तो इसका कैसे बनाया जाता है, सब्जेक्ट शुड बी, है ना, एडवाइस में आता है ना शुड बी, प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यू आर एडवाइस टू, वहां पे ऑर्डर था तो यू आर ऑर्डर टू, प्लस में एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस, यहाँ पे एडवाइस की बात है तो शुड मॉडल का यूज कर लेंगे एडवाइस देने के लिए। तो द नीडी पीपल शुड बी हेल्प्ड, बन गया पैसिव वॉइस, यू आर एडवाइज टू हेल्प द नीडी पीपल, है ना, यू आर एडवाइज टू हेल्प द नीडी पीपल, और ये हमारे पास क्या हो गया, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया, सिंपल है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ये ना यहाँ पे गलती से वर्ब लिख के आया है, ठीक है। टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, ये कैसी बात हो रही है, बात थोड़ी लग रहा है इसको पढ़ के कि हाँ सजेशन की थोड़ी मोटी बात हो रही है। चलो कैसे बनेगा पैसिव वॉइस, योर मेडिसिन शुड बी टेकन ऑन टाइम बाई यू, आप यहाँ पे देखोगे बाई यू क्या है, हिडन है, यहाँ पे भी क्या है, हिडन है। अरे भाई सामने कोई होगा उसी को तो कहेगा कि तुम अपनी मेडिसिन को टाइम पे लेना, ये सजेशन के रूप में कहेगा, है ना। तो और हमने क्या पढ़ा था कि इसको हम हिडन रख सकते हैं अंडरस्टूड होने पर। चलो, यू आर एडवाइज टू टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, यू आर एडवाइज, यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट वाला है तो एडवाइस वाला तो एडवाइज, है ना, और टू लगा के एक्टिव वॉइस वाला सेम टू सेम उतार देना। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, जब बात हमारी कुछ रिक्वेस्ट जैसी हो तो कैसा बनेगा हमारा पैसिव वॉइस, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बस यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर प्लीज, प्लीज इस लेटर को पोस्ट कर दीजिए। देखो प्लीज लग गया तो इस बात का निश्चित हो गया कि यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात हो रही है। अब यहाँ पे एडवाइस सजेशन का मत लगा देना, एडवाइस सजेशन का एग्जामिनर अगर ऑप्शन देगा तो उसको काटा मार देना, काटा मार देना क्या, नजरअंदाज कर देना, छोड़ देना, ठीक है, कहीं काटा मारने के चक्कर में काटा मार देते हो एमआर में ठीक है, तो ऐसी गड़बड़ मत करना। यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर, रिक्वेस्ट में रिक्वेस्टेड, एडवाइस में यू आर एडवाइस टू, सजेशन में यू आर सजेस्टेड टू, यू आर एडवाइस टू, है ना, ऑर्डर में यू आर ऑर्डर टू, है ना। तो चलो और रिक्वेस्ट का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट, काइंडली वेकेट दिस हाउस, कृपया इस घर को खाली कर दीजिए। ध्यान रखना काइंडली के साथ में अगर आप प्लीज लगाते हैं तो वो सुपरफ्लुअस हो जाता है, सेंटेंस आपका रॉन्ग बन जाता है। काइंडली वर्ड का ही मतलब है रिक्वेस्ट, और प्लीज लगा के एक और रिक्वेस्ट, एक सेंटेंस में दो दो एक मीनिंग देने वाले वर्ड सुपरफ्लुअस होते गलत होते हैं। जैसे कि सेंटेंस में नहीं लगा देते हम, सपोज इफ यू हैव, जब सपोज बोल दिया, इफ यू बोलने की क्या जरूरत है, दोनों का काम तो एक ही है, या तो इफ यू बोल दो अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हो, सपोज यू हैव इतना पैसा, है ना, तो दोनों में से कोई आप एक यूज करेंगे। ये है सुपरफ्लुअस का कॉन्सेप्ट। तो काइंडली के साथ आप प्लीज वर्ड का यूज नहीं करते, और काइंडली वर्ड किसको शो करता है, रिक्वेस्ट को शो करता है। तो कैसा पैसिव वॉइस बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू वेकेट दिस हाउस, है ना। इस सेंटेंस का ऐसा मत बना देना, लेट दिस हाउस बी वेकेट, लेट दिस हाउस बी वैकेटेड, ऐसा बना दोगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि काइंडली से पता चल रहा है बात हमारी यहाँ पे रिक्वेस्ट की हो रही है। जब बात रिक्वेस्ट की हो रही है तो आप वहां पे ऑर्डर वाला क्यों लगा रहे हो, फॉर्मेट आए समझ में। तो यहाँ पे वर्ब होता है आपके पास में समाप्त, एक स्माइली इमोजी बना दे क्या, आता नहीं है वैसे मेरे को।
ऐसा ही बढ़िया लग रहा है। ठीक है, हंस रहा है, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि आपको कम से कम चीज़ें रटनी पड़े, और मैंने आपको कोशिश करी ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअली समझाने की। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी, आपको पढ़ के मज़ा आया, आपके वॉइस के जो टॉपिक्स है वो क्लियर हुए, और कितने क्लियर हुए ये तो प्रैक्टिस वाली क्लास में ही पता चलेगा। आप देखना, आप धड़ल्ले से क्वेश्चन को उड़ा दोगे, मेरा विश्वास करो, आना कल की क्लास में। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो एक कमेंट करके जरूर जाएं कि हाँ जी मुझे समझ में आ गए, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ठीक है, धन्यवाद।